आज हम विद्युत सप्लाई सिस्टम एनर्जी कंजर्वेशन का जो चैप्टर है विद्युत सप्लाई सिस्टम, इसका हम लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। पहला लेक्चर देख चुके हैं। इसमें क्या देखा था हमने? एंड में सूखा प्रकार के ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के क्या था, क्रोड जो होता है, क्रोड एक जो मटेरियल रॉड होती है, और जो कोयल्स होते हैं, मतलब कोयल मतलब किसी कॉपर के होते हैं, कहीं एल्युमिनियम की कोयल्स होती हैं। उनको ठंडा करने के लिए क्या होता है, कई ट्रांसफार्मर्स में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था ठंडा करने के लिए। यहाँ पे क्या है ऑयल के द्वारा ना ठंडा करके एयर के द्वारा ठंडा किया जाता है इनके लिए। इसीलिए ये सूखा प्रकार के ड्राई टाइप कहलाते हैं। तो इनकी डिज़ाइन दो तरीके से होती है। पहला एक्सपोजी रेजिन इम्प्रेग्नेटेड, और दूसरा है कास्ट रेजिन। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे इस चैप्टर का। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण की विधियाँ, यानी एनर्जी कंजर्वेशन करने की टेक्निक्स क्या क्या है ट्रांसफार्मर में। पहली है ट्रांसफार्मर्स में लोड को बांटना, ठीक है, मैनेजमेंट करना लोड का। दूसरा है ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन करना, सही तरीके से प्रचालन करना। ट्रांसफार्मर में आइसोलेटिंग विधियाँ। चौथा है ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर का उपयोग, समय समय पर अनुरक्षण। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण का अवसर, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन ट्रांसफार्मर। एमॉर्फस क्रोड का उपयोग करें, सूखा प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करें, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करें, ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर का उपयोग करें, कम प्रतिरोध वाले कॉपर कंडक्टर का उपयोग करें, अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग करें, ट्रांसफार्मर का सही रखरखाव करें, ट्रांसफार्मर की रेटिंग मान जैसे कि वोल्टेज, फॉर्म फैक्टर, आवृत्ति का पर उपयोग करें। ठीक है, ये सब क्या आते हैं, ये सब कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर में हानियाँ क्या क्या होती हैं। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है, मतलब एक ही जगह रखी रहती है, मतलब ये गति अवस्था में नहीं आती, जिस कारण इसमें वायु या घर्षण हानियाँ नहीं होती। ट्रांसफार्मर में केवल क्रोड या लौह हानियाँ तथा कॉपर लॉस होते हैं। तो पहला देखते हैं हम क्रोड या लौह हानियाँ, कोर और आयरन लॉसेस। लौह हानियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है हिस्टैरिसीस हानियाँ, दूसरी हैं भंवरदार हानियाँ। अब पहली देखते हैं हिस्टैरिसीस। ट्रांसफार्मर क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स के प्रत्यावर्तन से क्रोड पटलों के अणु पहले एक दिशा में तथा फिर दूसरी दिशा में चुंबकित होते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग व्यय हो जाता है। जब अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो क्या होगा, उनकी कुछ एनर्जी लॉस होगी। ये ऊर्जा अणुओं के घर्षण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, दो अणु रगड़ेंगे तो क्या होगा, उनमें घर्षण होगा, घर्षण रगड़ने की वजह से क्या होगा, उनका ताप बढ़ेगा। तो जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रोड गर्म हो जाएगी। ठीक है, हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्न बातों पर निर्भर करती हैं। पहला, चुंबकीय पदार्थ या क्रोड के अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व डेंसिटी पर निर्भर करती है। दूसरा, सप्लाई की फ्रिक्वेंसी पर
और पदार्थ के वॉल्यूम पर। इन तीन चीज़ों पर क्या करती हैं, हिस्टैरिसीस हानियाँ निर्भर करती हैं। एसआई सिस्टम में हिस्टैरिसीस हानियाँ WH is directly proportional to Vmax 1.6 F into V जूल प्रति सेकेंड या वाट। देखिए एनर्जी इसमें हीट का जो वाट एनर्जी का दिखाया है इन्होंने, क्या है पावर का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के, यानी जो कि Vmax है, और किसके होता है, फ्रीक्वेंसी F और वॉल्यूम, पदार्थ का वॉल्यूम B के। जब ये देखते हैं इसको WH बराबर हिस्टैरिसीस एनर्जी बराबर ईटा Vmax की पावर 1.6 F इंटू V जूल प्रति सेकंड या वाट। यहाँ पे हम सब कुछ बता चुके हैं। ईटा एक क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिरांक। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ F क्या है, इसकी आवृत्ति है सिस्टम की, V क्या है, चुंबकीय पदार्थ का आयतन है घन मीटर में, और बीटा आप बता ही चुके हैं क्या है, चुंबकीय मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो कि स्टेनमेटज का हिस्टैरिसीस गुणांक कहलाता है। ईटा क्या कहलाता है, स्टेनमेटज का हिस्टैरिसीस गुणांक कहलाता है, तथा चुंबकीय धातु के गुण पर निर्भर करता है। तथा चुंबकीय धातु का जो मेटल है, चुंबकीय मेटल है, उसके गुण पर निर्भर करता है। चूँकि ट्रांसफार्मर कोड में चुंबकन वक्र शीघ्र परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर कोड को ऐसे पदार्थों से बनाया जाता है जिनका ईटा कम हो। ट्रांसफार्मर कोड में अधिकतर सिलिकॉन स्टील तथा परमाल्लॉय के क्रोड प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इनका हिस्टैरिसीस गुणांक क्रमशः 1.91 तथा 0.25 होता है। जब पहली हमने हानियाँ देख ली कौन सी, हिस्टैरिसीस हानियाँ। अब देखते हैं भंवर धारा हानियाँ, यानी एडी करंट लॉसेस। तो प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर कोड में क्या करते हैं, किसी धातु के वायर्स की वाइंडिंग करी जाती है। तो क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर कोड में वाइंडिंग की भांति विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ये क्या लिखा है, विद्युत वाहक बल है, जिसके कारण ऊर्जा व्यय होती है। ये ऊर्जा व्यय भंवर धारा हानियाँ कहलाती हैं। यद्यपि क्रोड इत्यादि में बहुत कम विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, लेकिन कोर लैमिनेशन में कम प्रतिरोध होने के कारण उच्च भंवर धाराएं प्रेरित होती हैं। ये धाराएं क्रोड में कई बंद लघु परिपथ बनाती हैं, जिससे ऊष्मा का व्यय होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा गर्म हो जाती है। भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए क्रोडों को अनेक पटलों, पतली पतली या पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। धारा हानियों को कम करने के लिए क्रोडों को अनेक पटलों या पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इस प्रकार टुकड़े लैमिनेटेड कहलाते हैं। इस पतली पतली पत्तियों के टुकड़ों पर वार्निश की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाओं का पथ छोटा हो जाता है। धाराओं के क्षीण होने से क्रोड कम गर्म होती है। भंवर धारा हानियाँ निम्न बातों पर निर्भर करती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, पटलों की मोटाई और प्रदाय आवृत्ति, क्रोड के आयतन पर।
यदि अधिकतम फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति वर्ग मीटर में एफ प्रदाय की आवृत्ति प्रति सेकंड लें, टी पटल लैमिनेशन की मोटाई मीटर में, बी करोड़ का घन मीटर में हो तो भ्रमणधारा हानियाँ निम्न है। डब्ल्यू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, बी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, भ्रमणधारा हानियाँ एडी करंट लॉसेस बराबर लैम्डा बी मैक्स की स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू बी। उपरोक्त सूत्र में स्पष्ट है कि भ्रमणधारा हानियाँ पटलों की मोटाई टी के वर्ग के समानुपाती होती हैं तथा यदि पटलों की मोटाई कम कर दी जाए तो भ्रमणधारा हानियाँ कम की जा सकती हैं। यदि यही कारण है कि ट्रांसफार्मर तथा अन्य मशीनों को पतली पटलों द्वारा बनाया जाता है। करोड़ हानियों को ट्रांसफार्मर के खुले परिपथ परीक्षण द्वारा ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं ताम्र हानियाँ, कॉपर लॉसेस। यह हानियाँ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रतिरोध तथा उनमें से प्रभावित होने वाली धारा के कारण होती हैं। कुल ताम्र हानियाँ यानी कुल कॉपर लॉसेस बराबर I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 माइनस I1 स्क्वायर इंटू R01 बराबर I2 स्क्वायर इंटू R02। अतः ताम्र हानियाँ धारा के वर्ग के समानुपाती होती हैं। धारा का मान ट्रांसफार्मर पर दिए गए लोड पर निर्भर करता है। यदि लोड आधा हो तो हानियाँ 1/4 गुणा हो जाएंगी। यदि लोड दोगुना हो जाए तो हानियाँ 4 गुणी हो जाएंगी हानियाँ। ट्रांसफार्मर के कुंडलन का प्रतिरोध ताम्र चालक की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के प्रतिलोमानुपाती होता है। उच्च वोल्टता कुंडलन का प्रतिरोध निम्न वोल्टा कुंडलन की अपेक्षा अधिक होता है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है? एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। किसी निश्चित विद्युत लोड तथा शक्ति गुणक पर ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की निर्गत आउटपुट का अनुपात होता है। निर्गत तथा निविष्ट एक ही इकाई में मापी जानी चाहिए, अर्थात वाट या किलोवाट में। ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत अपॉन निविष्ट। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। देखो, एफिशिएंसी किसी चीज़ की ऐसे ही नापी जाती है, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसका कितना परसेंटेज हमें आउटपुट मिल रहा है, यही क्या कहलाती है, इसकी एफिशिएंसी कहलाती है। निविष्ट इनपुट हो गया, निर्गत क्या हो गया, आउटपुट। एक बार फिर से देखिए, किसी निश्चित विद्युत लोड तथा शक्ति गुणक पर ये क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। लोड निश्चित होना चाहिए और उसका पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो एफिशिएंसी क्या कहलाएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट का अनुपात कहलाएगी। इनपुट और आउटपुट एक ही यूनिट के होने चाहिए, अर्थात वाट या किलोवाट में। तो देखते हैं, ट्रांसफार्मर एक उच्च दक्षता वाली मशीन है, इसलिए इसमें बहुत कम हानियाँ होती हैं। ये अव्यावहारिक है कि इसकी आउटपुट तथा इनपुट मापी जाए, क्योंकि दोनों का मान लगभग समान ही होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने का सबसे सरल उपाय है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों को माप लिया जाए और तब दक्षता ज्ञात की जाए। दक्षता बराबर निर्गत मतलब आउटपुट, और नीचे क्या हो जाएगा, उसके आउटपुट प्लस हानियाँ। हानियाँ माप ली तो देखिए आपके पास क्या है, 100 रुपये हैं। 100 में से खर्च कितने हो गए, 90 खर्च हो गए।
तो हानियाँ कितनी होंगी 10। आउटपुट कितना मिला आपके लिए 90। तो 90 प्लस 10 क्या करेंगे, 90 आउटपुट मान लिया हमने, 10 क्या मान लिया हानियाँ। तो 10 प्लस 90 कितना हो जाएगा 100, और 100 में से आउटपुट कितना मिला 90, गुणा 100 कर दिया तो कितने परसेंट दक्षता आ गई इसकी 90%। एक एग्जाम्पल लेके बताया है मैंने इसी तरीके से, इस तरीके से समझाने के लिए। अब देखिए और दिखाया है इन्होंने सरल करके कि निर्गत को क्या कहते हैं, आउटपुट, आउटपुट अपॉन निर्गत प्लस लौह हानियाँ प्लस ताम्र हानियाँ, सारी हानियाँ ऐड कर ली। अब देखते हैं निर्गत आउटपुट। निर्गत आउटपुट में मतलब क्या है, B2I2 cos फाई, लौह हानियाँ देखते हैं, भमर हानियाँ और हिस्टेरिसिस हानियाँ, और कॉपर हानियाँ देखते हैं तो क्या हो जाएगा I1² इंटू R01 या I2² R02। अब दक्षता कैसे निकालेंगे, आउटपुट मिल गया तुम्हारे लिए कितना है BI cos फाई, B2I2 cos फाई। अब देखिए हम फिर आउटपुट रख दिया, अब हमने क्या रख दी लोहानियाँ। लोहानियाँ रखने के बाद कौन सी ऐड कर दी उसमें, कॉपर हानियाँ। तो ये फॉर्मूला बन गया। या इनपुट की फॉर्म में निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हानियाँ अपॉन इनपुट, यानी लॉसेस अपॉन इनपुट। ये दूसरे तरीके से दिखा दिया है। ट्रांसफार्मर की उपरोक्त दक्षता को साधारण या वाणिज्यिक दक्षता कहते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ट्रांसफार्मर्स की दक्षता वॉट में निर्गत शक्ति पर निर्भर करती है, ना कि वोल्ट एम्पियर में। यद्यपि हानियाँ वोल्ट एम्पियर के समानुपाती होती हैं, अतः किसी वोल्ट एम्पियर लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता शक्ति गुणक पर निर्भर करती है तथा अधिकतम दक्षता इकाई शक्ति पर गुणक पर होती है, इकाई शक्ति पर गुणक पर होती है। ट्रांसफार्मर पर खुले परिपथ परीक्षण द्वारा क्रोड या लौह हानियाँ तथा लघु परिपथ परीक्षण द्वारा ताम्र हानियाँ ज्ञात की जाती हैं। टैरिफ निर्धारित करने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सिंग द टैरिफ। टैरिफ के लागू करने का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन में व्यय किए गए धन का विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करना है, ताकि समयोपरांत आवश्यकता अनुसार नवीन बिजली घर का निर्माण किया जा सके। सभी प्रकार के विद्युत टैरिफों से निम्नलिखित चार्ज प्राप्त होते हैं। वार्षिक एनुअल फिक्स चार्ज, संपूर्ण वैद्युत शक्ति प्रणाली की प्रारंभिक कीमत अर्थात मूलधन, जैसे विद्युत के उत्पादन, संचरण, वितरण, मापन, संरक्षण आदि के लिए प्रयुक्त मशीन, उपकरण तथा युक्तियों की कीमत, उच्च पदासीन कर्मचारियों के वेतनमान आदि। देखिए ये क्या हो गया तुम्हारा, एक तरीके से व्यय हो गया, ठीक है। अब हो गया एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज, संपूर्ण वैद्युत शक्ति प्रणाली की ऑपरेटिंग कीमत, जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त ईंधन, जल, तेल, शीतलक तथा संयंत्र की कीमत, विद्युत प्रणाली की मरम्मत, देखभाल, अनुरक्षण की कीमत पर ब्याज, बीमा आदि का प्रभाव, लघु पदासीन कर्मचारियों तथा कारीगरों के वेतनमान आदि। ये क्या हो गए हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्या है किसी चीज़ का फिर टैरिफ फिक्स करने का। तो हमें क्या करना है, पहले हमारा एनुअल वार्षिक नियत प्रभार निकालना है, उसमें से फिर हमारा क्या है जो ऑपरेशन में जितना काम कर व्यय आ रहा है वो, इसका हमें निर्धारण करने के बाद जो कीमत हमें फिक्स होती है उसके ऊपर लाभ लेकर हम टैरिफ निर्धारित करते हैं। टैरिफ निर्धारित करने के कारक, पहला है कुल वार्षिक नियत प्रभाव, टोटल एनुअल फिक्स चार्ज। दूसरा है टोटल एनुअल रनिंग चार्ज। तीसरा है मैक्सिमम डिमांड। चौथा है उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा।
पाँचवा है वैद्युत भार की मात्रा, वैद्युत पाँचवा। छठा है वैद्युत भार की प्रकृति। सातवां है वैद्युत भार का समयांतर, लोड ड्यूरेशन, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट। वैद्युत भार का शक्ति गुणक, वैद्युत भार गुणक, विभिन्नता गुणक, उपभोक्ता द्वारा उपभोगिता वैद्युत इकाइयों पर छूट, बीजक तैयार करने की विधि, आदर्श टैरिफ के अभिलक्षण। टैरिफ सरल एवं सुगम होना चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति भी शीघ्रता से समझ सके तथा अपनाने के लिए सहर्ष सहमत हो सके। टैरिफ सस्ता होना चाहिए ताकि गरीब व्यक्ति भी वैद्युत ऊर्जा का उपयोग प्रसन्नतापूर्वक कर सके। टैरिफ सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को सहर्ष स्वीकृत होना चाहिए। टैरिफ द्वारा उपभोक्ताओं के विद्युत उपयोग करने को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अर्थात अधिक विद्युत उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को कुछ छूट या रियायत अथवा ग्रांट मिलना चाहिए। टैरिफ द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लायर को इलेक्ट्रिक कंज्यूमर से शुल्क के रूप में एक निश्चित यथोचित धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। अगला है टैरिफ सप्लायर तथा कंज्यूमर दोनों को समान रूप से लाभप्रद सिद्ध होना चाहिए। अब देखते हैं टैरिफ के कुछ प्रारूप क्या हैं। पहला है सरल दर वाला टैरिफ, दूसरा है समदर वाला टैरिफ, चौथा है सम मांग वाला टैरिफ, फ्लैट डिमांड टैरिफ। ये कुछ टैरिफ के प्रारूप हैं। इससे आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।